हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेटीएस जीएस वर्ल्ड पर। तो जैसा कि हम पुरातात्विक स्रोत को समाप्त कर चुके थे और हमने जो है इतिहास के जानने के स्रोतों की पूरी सीरीज खत्म की। इसी के साथ अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। जेटीएस जीएस वर्ल्ड के सीरीज में अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो फ्रेंड्स, बात उस समय की है, 1826 की मैं बात करना चाहूंगा। पहले 1826 में एक व्यक्ति हुआ करते थे हमारे जॉन चार्ल्स मैसन। 1826 में जो हमारे एक व्यक्ति हुआ करते थे चार्ल्स मैसन, उन्होंने पाकिस्तान जिले के मोंटगोमरी नामक स्थान पर हड़प्पा जैसी सभ्यता का कुछ अवशेष देखा। उन्होंने किसी को बताया कि सर यहाँ पर कुछ अवशेष हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। इसी के साथ क्या होता है, 1856 में जॉन विलियम ब्रेंटन, जो कि एक निर्माण कार्य करा रहे थे 1856 में, जॉन विलियम ब्रेंटन एक निर्माण कार्य करा रहे थे। वह जो है कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उस समय क्या हुआ, उनके पास ईंटों की कमी पड़ गई। ईंटों की कमी पड़ने के कारण उन्होंने क्या किया, वहां जो गांव था हड़प्पा नगर, वहां एक गांव था जिसका नाम हड़प्पा था, वहां से उन्होंने पूछा कि कहीं से ईंटों की आपूर्ति हो सकती है। तो गांव वाले उनको बताते हैं कि एक बहुत पर्वत सा एक टीला हुआ है जो हमारे क्षेत्र में है, आप जो है उस टीले की खुदाई करें तो वहां से हमने ईंटें प्राप्त की हैं, अपने मकान बना लिए हैं और उसमें काफी ईंटें हैं, आपको यूज हो जाएंगी। तो जॉन विलियम ब्रेंटन ने क्या किया, जब कराची से लाहौर तक की लाइन बिछाई तो ईंटों का पर्याप्त यूज किया। उसके बाद भी ईंटें कम नहीं हुई, ईंटें खत्म नहीं हुई। तब उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि ऐसा यहाँ पर क्या है जहां से ईंटें बराबर से निकलती आ रही हैं। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिक खोज यहां से चालू होती है। फिर इसके बाद उनका ध्यान इस व्यक्ति की बात पर जाता है कि चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति था जिसने यह बताया था कि यहाँ किसी भी प्रकार का हमको अवशेष प्राप्त हो सकता है। तो विलियम बेंटन ने क्या किया, 1856 में जब यहाँ पर ईंटों की आपूर्ति होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी, समाप्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर पुरातत्व विभाग को बताया और उन्होंने पुरातत्व विभाग को बताया तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने इस टीले की खुदाई कराना चालू की। इसी के साथ हमको एक बहुत सुसज्जित सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता प्राप्त हुई, जिसे हमने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। तो खोज का श्रेय 1921 में चूंकि खोज हुई, उसका श्रेय किसके लिए जाता है, उसका श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी के लिए जाता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही भी पूछा जाता है किसके निर्देशन में हुई थी यह खुदाई, तो यह खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। चूंकि यह खुदाई मिलने से अवशेष प्राप्त हुए, एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, तो हर किसी के मन में एक प्रश्न जागा कि इस सभ्यता से संबंधित आसपास के क्षेत्रों को भी खोदा जाए तो वहां पर भी हमें हो सकता है कोई नगरीय सभ्यता प्राप्त हो सकती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान जो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पहले भारत का पश्चिमी पंजाब कहा जाता था, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में उन्होंने एक बौद्ध स्तूप को समझ के उसकी खुदाई करना चालू की। चूंकि वो बौद्ध स्तूप नहीं था, वो खोदते खोदते जब पता चला कि यहाँ पर एक और नगरीय सभ्यता हमको प्राप्त होती है, जिसे हमने मोहनजोदड़ो के नाम से जाना। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने एक स्तूप की खुदाई की, वहां से हमको ईंटें मिलना प्रारंभ हुई और बहुत बड़ा एक सुव्यवस्थित नगर हमको प्राप्त हुआ, जिसे हमने मोहनजोदड़ो का नाम दिया। ठीक इसी के साथ क्या होता है कि नाम से संबंधित कुछ बातें हैं कि भाई इसका नाम कैसे रखा गया। तो फ्रेंड्स, मैं जब विस्तार बताऊंगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसमें आपको मैप से भी बताऊंगा पूरा कि मैप में कहां किस नदी से संबंधित क्या है। अभी हम बेसिक
बात करेंगे। तो बेसिक बात करूं तो यह जो खुदाई होना चालू हुई थी, तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चहुंदड़ो है, ये सब जो है सिंधु नदी के आसपास हमको प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम हमने सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधव सभ्यता रखा। फिर एक व्यक्ति हुआ करते थे पिगट। पिगट ने क्या कहा इसको, एक किसी नगर की, पिगट ने कहा कि एक व्यवस्थित नगर की दो जुड़वा राजधानी है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो पिगट ने बताया इनको क्या, दो जुड़वा राजधानी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एक नाम आता है, किस युगीन सभ्यता से हम इसको जानते हैं, तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता से जानते हैं। चूंकि इस समय में कांसे के निर्माण की पहली विधि हमको सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। हालांकि कांसे की धातु का इन्होंने उपयोग इतना नहीं किया, बाकी पूरे औजार सब कुछ इन्होंने तांबे के धातु के प्राप्त हुए, लेकिन कांसे के निर्माण की जो विधि है वो हमको यहाँ प्राप्त हुई, इसीलिए हमने इसको कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर काल की बात करते हैं, किस काल में रखा गया, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को बोलते हैं फ्रेंड्स जो ना हमें वहां कुछ लिखा मिला है, ना हम कुछ पढ़ सकते हैं, केवल जो है अवशेष मिले हैं, इनसे हम इतिहास की जानकारी लगाते हैं, वो हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहां हमको कुछ ना कुछ लिखा तो मिला है, परंतु हम उसको पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। तो इसी प्रकार इसकी जो है लिपि हमको मिली है, चित्रात्मक लिपि मिली है, और चित्रात्मक लिपि मिलने के कारण उसको अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने पढ़ नहीं पाया है, अतः इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें हमको अवशेष भी मिले और लिखा हुआ भी मिला है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, जो पढ़ा जा चुका है, इसलिए उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स जब खुदाई होना चालू हुई तो लगभग 1000 स्थल हमको प्राप्त होते हैं। इसमें से कुछ 6 जो पुरा स्थल है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। हालांकि जब मैं विस्तार बताऊंगा तो कुछ और भी इंपॉर्टेंस है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ 6 प्रमुख स्थल कौन कौन से हुए, तो एक स्थल होता है हड़प्पा, दूसरा होता है मोहनजोदड़ो, तीसरा होता है चहुंदड़ो, फिर लोथल, कालीबंगा, बनवाली और हिसार। ठीक है फ्रेंड, इतने हमको कुछ स्थल प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा सा उसके विस्तार के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा। विस्तार के बारे में यदि मैं विस्तार की बात करूं तो फ्रेंड्स मैं यह बताना चाहता हूं कि उस समय अखंड भारत था, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान, ये एरिया पूरा हुआ है पाकिस्तान का। इसके बाद जो एरिया आता है अफगानिस्तान का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक नगर में आपको मैप के तहत बताऊंगा, एक एक नगर के बारे में जानकारी दूंगा। चूंकि आज हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम मैप में जो बेसिक होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी की सभ्यता की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर यहाँ पर मेरठ जिले में आलमगीरपुर है, जो किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बाद में बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम नगर कौन सा खोजा गया, तो पश्चिमतम नगर यहाँ पर सुतका गेंडोर है। कौन सा है फ्रेंड्स, सुतका गेंडोर, जो कि कहां पर है, बलूचिस्तान पर है। किस नदी के किनारे है, दास्त नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड, इसी के बाद में यदि उत्तरी बिंदु की बात करूं, उत्तरतम कौन सा नगर है, तो इसका उत्तरतम नगर है मांडा। मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, और यह किस नदी के किनारे, यह चेनाब नदी के किनारे है। इसी के साथ इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो वह है दायमाबाद, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में, और किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। यह है दायमाबाद और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे।
इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने एक आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए। और ये आकृति आप यदि गौर करते हैं तो यह एक त्रिभुज की तरह दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स यह आकृति किस आकार में हमको प्राप्त होती है? तो यह सभ्यता हमको जो है त्रिभुजाकार प्राप्त होती है। किस प्रकार की प्राप्त होती है? त्रिभुजाकार। तो फ्रेंड्स यदि मैं इसकी पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार की यदि बात करता हूं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है। और यदि मैं उत्तर से दक्षिण में बात करूं तो इसकी उत्तर से दक्षिण तक बिंदु की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर होगी। कितनी होगी फ्रेंड? 1400 किलोमीटर। और यदि फ्रेंड्स मैं इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल की यदि बात करता हूं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होगी। लगभग इसको हम 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। इसी के साथ में फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूंगा, अधिकतम आप यह देख रहे होंगे कि हर नगर किसी न किसी नदी के पास प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स उस समय की एक लॉजिक हुआ करता था, जहां नदी हुआ करती थी वहां हमको पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ करता था। इसीलिए जो बसने वाले लोग होते थे वो नदी के आसपास ही बसाहट अपनी बसाते थे, मतलब रहने का स्थान वो ऐसा देखते थे जहां हमको पानी प्राप्त हो, क्योंकि पानी से ही हमारा जीवन है, पानी से ही कुछ किसी प्रकार की खेती होती है, और जहां नदी तालाब होते हैं उसके पास की भूमि भी उपजाऊ होती है, जिससे कि हमारे खाने की आपूर्ति होती है। यह लॉजिक है। तो फ्रेंड्स अधिकतम शहर हमको नदी के किनारे मिलेंगे। और फ्रेंड्स पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो 4 जो नगर मैंने आपको बताए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तो हमको याद होना ही चाहिए। इसी के साथ जैसे मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हमको प्राप्त होता है, यह सब कल आपको पूरे मैप पर मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल की मैंने बात की। अब बात आती है इसके काल की, यह किस काल की सभ्यता है। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत सारी मतलब एक कंट्रोवर्शियल बात हो चुकी है कि बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं जिनमें थोड़ा सी विवादास्पद स्थिति है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी खोज हुई C14 कार्बन 14, यानी कि हमको जो अवशेष प्राप्त होते हैं, कार्बन 14 एक ऐसी तकनीक है, उस अवशेष से हम उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का पता कर सकते हैं कि वह लगभग कितने पुराने अवशेष हैं। तो C14 से जो हमारे पास टाइमिंग आती है वो आती है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यही सिंधु सभ्यता की मान्य तिथि है। और फ्रेंड्स जितने भी विद्वान हैं, जैसे कि जिन्होंने खोज कराई थी JL मार्शल, उन्होंने अपना मत दिया कि 3000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक के बीच में इसका काल माना जा सकता है। लेकिन हमको वही चीज मैं आपको पुरातात्विक स्रोत में बता चुका था कि हमको वही चीज पढ़ना है जो प्रमाणिक है, और प्रमाणिक वही चीज होती है जो प्रत्यक्ष बताती है, जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं। जैसे कि C14 से कई प्रकार के पुराने प्राचीन अवशेषों की जानकारी ली गई और लगभग वो उसी समय के प्राप्त हुए, इसलिए यह मत सबसे ज्यादा मान्य होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ली। इसी के साथ में आगे अगली क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करूंगा और मैप के तहत हर एक नगर के बारे में बताऊंगा, किस नगर से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन सा नगर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से नगर इंपॉर्टेंट होते हैं, यह सब बताऊंगा। जो प्रश्न आए हुए हैं उन किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और सभी से मैं धन्यवाद कहूंगा। 300 के समथिंग मेरे जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग करते रहें, और वीडियो यदि पसंद आती है, आप कुछ सीखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।